अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJtv। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के सोने की तरह जो साहिल समंदर हैं, हमारे गवादर पोर्ट, जिसकी रेत भी सोना उगलती है मुआशी एतबार से, और उस पर बड़ी मेहनत की जा रही है। उस गवादर पोर्ट की एक 12,000 एकड़ उस जमीन का जो काफी अरसे से कुछ निजी लोगों के पास थी और उनका दावा था कि उन्होंने वो जमीन खरीद रखी है, मगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही एक बड़ा फैसला दिया है और तकरीबन 12,000 एकड़ जमीन जो है उन निजी सरमायाकारों से, इन्वेस्टर से वापस लेके बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दी है। मगर बलूचिस्तान हुकूमत से क्या मुराद है? ये जमीन हुकूमत को तो मिल गई, मगर फिर क्या ये बलूचिस्तान के अवाम को मिली या किसी और को? इस पर भी बात करेंगे, मगर मैं तारफ करा दूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इजाज जंजुआ, जो कि उस जमीन के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनमें से एक बड़ा ग्रुप हाशू ग्रुप, उनके वकील थे इस केस में। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रीन पे एडवोकेट कनरानी साहब, जो कि अमानुल्लाह कनरानी, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान भी रहे हैं, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। तो बज़ाहिर ये केस साबिक एडवोकेट जनरल अमानुल्लाह कनरानी साहब ने जीता है, और मेरे साथ जो इस्लामाबाद में यहाँ बैठे हैं इजाज जंजुआ एडवोकेट साहब, इन्होंने ये केस हारा है। मगर ये जीत किसकी है, हार किसकी है? क्या ये जीत बलूचिस्तान की हुकूमत की है? क्या ये जीत बलूचिस्तान के अवाम की है? क्या ये जीत उन बड़े बड़े सरमायाकारों की है, या उन लोगों की है जिन्होंने उन बड़े सरमायाकारों का नाम देख के अपने सारी उम्र की जमा पूंजी लगा के वहां पे जमीनें या प्लॉट खरीदे थे, उनकी है? ये आपको अभी पता चलेगा। पहले हम चलते हैं एडवोकेट अमानुल्लाह कनरानी साहब के पास। और कनरानी साहब, आप ये बताएं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती की मंजूरी हो गई है, और जस्टिस कामरान मुला खेल साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है और कहा है कि ये जमीन प्राइवेट इन्वेस्टर्स की नहीं है और ये सरकार की है। 2004 और 5 से ये कानूनी जंग शुरू है, तो उस जंग का नतीजा क्या हुआ? बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला क्या है, थोड़ा आप बताना चाहेंगे आवाम को? बेसिकली मुख्तसरन मैं आपको बताऊं, ये इशू शुरू हुआ है 1995 से, जिसको स्किप किया जाता है, पार्टी उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। हुआ ये कि 1995 में खुदादाद कलमती साहब हैं, एक उसने दावा किया कि जनाब ये सब जो आपने नक्शा दिखाया जुनूबी अनकड़ा का एरिया, तकरीबन टोटल एरिया 12,000 से कुछ ऊपर जो है एकड़ एराजी है, ये उन्होंने दावे में लिखा था, जो काजी तुर्बत के पास है, रिटर्न में है। उन्होंने जो उसका हदूद अरबा दी है, उसके बाउंड्रीज जो दी हैं, वो ये बताया था कि 9,000 एकड़ कुछ ऊपर ये उस वक्त था गवादर डीप सी पोर्ट। उधर उन्होंने अपने पिलर इरेक्ट किए हैं, पिलर लगाए हैं, और दूसरा 3,197 एकड़ पर फॉरेस्ट को अलॉटमेंट दिया है 1992 में। जुलाई 1992 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फॉरेस्ट को ये अलॉटमेंट की है। उन्होंने दो चीजों को चैलेंज किया था, एक उस अलॉटमेंट को जो फॉरेस्ट को थी 3,197 एकड़, और एक जो 9,000 एकड़ पे इरेक्शन ऑफ पिलर्स था डीप सी पोर्ट का, उसको चैलेंज किया था कि जनाब ये मेरे जमीनों पर इन्होंने लगाए हैं, अदालत इसको मेरे हक में फैसला कर दे और मेरे नाम पे कर दे। ये आपको बताऊं, उस वक्त बलूचिस्तान पूरे में भी सेटलमेंट कम था और गवादर में भी सेटलमेंट नहीं हुआ था। तुर्बत के काजी ने उनका दावा डिग्री कर दिया उसके हक में, खुदादाद कलमती के हक में। तो उनका दावा ये था कि मुझे स्टेट ऑफ ओमान ने, उस वक्त गवादर जो है स्टेट ऑफ ओमान से उसको लिया था 1958 में फेरोज खान नून ने, तो उस जमाने से ये मेरे पास है। तो इस दावे के साथ उन्होंने डिग्री कर दिया उसका। गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने 99 में उन दोनों फैसलों को जो काजी और मजलिस शुरा ने किए थे चैलेंज किया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नादर दुरानी ने वो दोनों मुकदमा जो हैं अप्रैल 2004 में कालादम करार दे दिए। ठीक है, कालादम करार दे दिए और कहा कि जी ये जो जमीन है जो काजी और इसने कर दिया ये हुकूमत का है और हुकूमत के पास वापस जाना चाहिए। ये जो जमीन है गलत एंट्री हुई है उसके नाम पर, कलमती के नाम पर। उन्होंने नादर दुरानी साहब के फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रजा साहब थे,
ان کے ساتھ 9 جج بیٹھے تھے, اس کے اوپر لارجر بینچ بنا تھا. سردار رضا صاحب نے ان کے وہ پٹیشن ہے, وہ اپیل ہے, وہ خارج کر دی. اور انہوں نے جو ریمارکس دیے وہ یہ تھے, انہوں نے کہا جی پہلے تو جو عمان کی سلطنت کا آپ کے پاس کوئی ایسا دستاویز نہیں ہے جس کو ایویڈنس میں قبول کیا جائے. دوسری بات یہ ہے آپ بولتے ہو کہ میرا قبضہ ہے, تو آپ نے خود کہہ دیا کے کاغذات جو ہیں اس وقت کے زمانے میں ان لوگوں کو, بلوچستان کے لوگوں کو کسی کے پاس ہیں, ویسے یہ بتاتے چلیں وضاحت کر دیں, کسی کے پاس ہیں, اگر ہے بھی اس کو کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے کیونکہ اسٹیٹ نے لے لیا تھا, اسٹیٹ بھی اس کے مالک ہے. عمان کی سلطنت کے کاغذات ہوتے بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو سپریم کورٹ نے وہ سلطنت نے تو دے دیا ہے نا پاکستان کو, تو پاکستان اس کا مالک ہے. ٹھیک ہے, سر گزارش ہے, ٹھیک ہے, پھر پاکستان مینز عوام, تو گزارش ہے. پھر سردار رضا صاحب نے 3 باتیں کی. ایک تو سلطنت والے ایویڈنس کو نہیں مانا. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہو میرا قبضہ ہے, آپ کے قبضہ آپ کے دعوے میں خود آپ اس کو نیگیٹ کر رہے ہو, کیونکہ آپ کہتے ہو اس میں پلر لگا رہے ہیں اپنا ڈیپ سی پورٹ, فارسٹ کی الاٹمنٹ ہے, تو فارسٹ کا قبضہ ہے, گورنمنٹ بلوچستان کا نے دیا ہے, آپ کا تو قبضہ کہیں نظر نہیں آتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے کے حق میں پورے گاؤں کو بھی کھڑا کر دو, یہ سپریم کورٹ کے الفاظ میں, گاؤں کو بھی کھڑا کر دو, تب بھی یہ زمین آپ کی نہیں ہو سکتی. تو ان الفاظ کے ساتھ ان کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ ہوئی. تو یوں جو ہے وہ زمین ایبسولوٹلی گورنمنٹ بلوچستان کے قبضے میں آ گئی سپریم کورٹ کے لیول پر. پھر جناب جو 9000 ایکڑ کا ہوا یہ کہ 2004 میں جو گورنمنٹ تھی سابق اپنا چیف منسٹر جناب جام یوسف کی, اس وقت ماشاء اللہ تھا پرویز مشرف کا, انہوں نے جو ہے حکم دیا نیب کے چیئرمین کو, نیب کے چیئرمین نے چیف منسٹر کو مجبور کیا آپ اس پر ایک کمیٹی بنائیں, اور یہ جو 9000 ایکڑ جس سے انہوں نے پہلے خریدی تھی جنجوا صاحب والوں نے, ان کے ریفرنس کے طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ ہاشوانی صاحب ہے, بیسیکلی 1000 ایکڑ جو ہے ہاشوانی کو ملا تھا, جو پی سی کے مالک ہیں, جو ایسوسیٹ بلڈرز ہیں, ان کو ملا تھا 1000 ایکڑ شروع میں. بعد میں لٹیگیشن ہے, وہ الگ بات ہے, لمبی بات ہے. تو اس 1000 ایکڑ میں کو ملا تھا, انہوں نے کلمتی سے خریدا تھا. بعد میں چونکہ وہ ریورس ہو گیا گورنمنٹ کے نام پر, انہوں نے شور شرابہ کیا تو نیب نے انٹرفیئر کیا. نیب کے انٹرفیئرنس سے ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ زمین ان کو 1,20,000 روپے کے عوض میں دے دیا جائے, جس نے بھی ان سے خریدی ہے لیز کر دیا جائے. ہاں ان کو دے دیا, لیز کر دیا جائے. تو یہ دسمبر جی لیز 2004 میں لیز ان کو ملا. بعد میں انہوں نے مالکانہ, یہ نیب نے یہ حرکت کی, یہ نیب کا کیا استعمال تھا؟ ہاں ایگزیکٹلی, آگے آ رہا ہوں, آگے میں فیکٹس سنیں نا آپ, میں بحث نہیں کر رہا ہوں, فیکٹس بتا رہا ہوں. تو نیب کے کہنے پر اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 1,20,000 روپے میں آپ ان کو دے دیں. تو وہ گورنمنٹ بلوچستان تھوڑی ریلیکٹنٹ تھی, خاص طور پر جو ایم پی آر تھا. ایم پی آر نے اس سمری میں لکھا اٹ از اے ڈے لائٹ رابری. ایم پی آر جو مرجان خان تھے اس نے سمری میں لکھا یہ ہم نہیں دے سکتے. چیف منسٹر کون تھے گورنمنٹ آف بلوچستان میں؟ چیف منسٹر کون تھے, نام لینا آپ؟ جام یوسف صاحب مرحوم, جام یوسف مرحوم, جو آج کے چیف منسٹر کے اس کے والد صاحب تھے. اچھا, انہوں نے مگر میں اس کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, اس لیے یہ سارا کوئی نیب کے چیئرمین اور آرمی کے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے ان کے انٹروینشن سے ہوا. چیئرمین بغیر جو ہے پریزیڈنٹ کے آگے ہلتا نہیں ہے. کون تھے آرمی کے نام لینا آپ؟ جنرل پرویز مشرف صاحب. جنرل پرویز مشرف کے کہنے پہ نیب کے چیئرمین کے ذریعے پرائیویٹ لوگوں کو سرکار کی زمین الاٹ کرتی گئی گوادر پورٹ کے ساتھ. میں اندازے سے کہہ رہا ہوں, یقیناً اس کے بغیر نہیں ہوگا, مگر ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا ہوگا. مگر چیئرمین نیب جو ہے آج بھی بغیر اتھارٹی کے کچھ نہیں کرتا, اس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ تو نہیں نے کہا ہوگا. میں نے ویسے جنرل بات کہہ دی. گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے یہ ہائی کورٹ میں آ گئے, اس کے اندر جو ہے اب خدایداد کے بعد نظر کلمتی آ گیا, نظر کلمتی کے بعد زہرا بی بی آ گیا, جس کے لیگل ہیئرز جو آتے رہے. تو زہرا بی بی نے یہ کیس کیا کہ یہ ہماری الاٹمنٹ درست ہے, یہ جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے, یہ جو ایم پی آر ہے یہ غلط انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. بعد میں اس کیس کے دوران میں ان کو الاٹمنٹ بھی ہو گئی. جب الاٹمنٹ ہو گئی تو ہائی کو سی ایم اے کے ذریعے انہوں نے کورٹ کو مطلع کر دیا. تو کورٹ نے فیصلہ دیا کیٹیگوریکلی, جسٹس اختر زمان تھے
اور دوسرا جو آج گورنر تھے آج کا ابھی ان کو ہٹا دیا ہے امان اللہ خان یاسین سے. ان دونوں جج صاحبان نے فیصلہ دیا, جج تھے امان اللہ جو سزائی جج تھے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ چیف منسٹر کو سرکار کی زمین دینے کا کوئی اختیار نہیں, نمبر 1. دوسرا یہ قرار دیا کہ نیب کو, جو آپ کوسچن کر رہے تھے, نیب کا کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کمیٹی میں بیٹھے یا کسی کو فورس کرے اور ان کے ذریعے سے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ بھی انہوں نے رد کر دیا. تیسرا انہوں نے کہا زمین, سرکاری زمین دینے کا ایک طریقہ کار موجود ہے جس کو لینڈ لیز پالیسی کہتے ہیں, جو 1998 کے اندر اس کو پرسکرائب کیا گیا تھا, اس کو بنایا گیا تھا لا, اس پالیسی کو. تو اس کے اندر جو ہے یہ بھی جو طریقہ کار ہے اس طرح نہیں ہے, جو طریقہ کار اس کو فالو کیا جائے. لہٰذا یہ زمین ان کو نہیں مل سکتی. بعد میں 2000 میں لینڈ لیز پالیسی آئی, اس کے اندر بھی اس کی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے ان کے تمام جو الاٹمنٹ تھے کینسل کر دیے کہ جناب آپ کو بونا فائڈی رائٹس آپ کے نہیں ہے. 2006 میں ججمنٹ آیا جو رپورٹڈ ہے پی ایل ڈی 2007 پی ایل ڈی کوئٹہ میں 59 پیج پہ رپورٹڈ ہے. پھر جناب انہوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے بھی یہی ورڈکٹ دی کہ انہوں نے پہلے لیو گرانٹ کیا, اور یہی کوشچن کے میں آپ سے دوہرا نہیں رہا ہوں, یہ کوشچن کر کے یہ کہا کہ جج اور جرنیل الفاظ ہیں, جج جرنیل پارلیمنٹیرین جتنے بھی ایلیٹ کلاس کو ملے, یہ سپریم کورٹ کا الفاظ ہے, ایلیٹ کلاس کو جتنے الاٹمنٹس ہوئے سب کینسل ہے. اس کے بعد پھر فل بینچ بنا 14 ممبروں کا. ادھر جب پتا چلا کہ یہ سارے معاملات کھلیں گے, انہوں نے انکوائری کرائی. سپریم کورٹ نے انکوائری کا آرڈر دیا کہ جن جن افسروں نے یہ کام کیا ہے, تحصیلدار سے لے کے ایم بی آر تک, ان کے خلاف کاروائی کی جائے. تو ان کو پتا چلا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے, تو انہوں نے اپنے پٹیشن جو ہے کلمتیوں نے واپس لے لی. اچھا, معاملہ سپریم کورٹ کے حد تک ختم ہو گیا, مگر جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو مینٹین ہو گیا, اپیلڈ ہو گیا, جس کے اندر یہ کہا گیا چیف منسٹر کو اختیار نہیں ہے, جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب نیب کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ دوبارہ بلوچستان معاملہ کیسے آیا؟ عرض کرتا ہوں سر, دوبارہ پھر یہ ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈی سی نے آرڈر دیا تھا کہ جی اس کو اکٹھا کیا جائے, اس آرڈر کے گارب میں انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لے لیا کہ جناب ان کو سنا جائے. وہ جو ہے انٹریز ریورس ہو گئے. ان کو سننے کے نام پر 2009 میں یہ فیصلہ آیا. ہائی کورٹ نے 2 فیصلے دیے, ایک وہ 333 ایکڑ مانگنے آئے تھے تو وہ اس کے اوپر ریویو ہوا, تو بورڈ آف ریونیو میں یہ پلی آیا کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ان چیزوں کو رد کر چکے ہوئے, نہ کسی کو الاٹمنٹ ہو سکتا ہے نہ کسی کا اختیار. بورڈ آف ریونیو نے ایکسپٹ کیا. اب جو ایکسپٹ کیا تو اس کے خلاف یہ لوگ آئے تھے. بلوچستان ہائی کورٹ نے وہی فیصلہ ریوائیو کر دیا, بحال کر دیا جو 2006 میں ہوا تھا, اسی کے اوپر پورا دیا کہ جناب یہ کسی کا اختیار نہیں ہے. نہیں, آپ کی بات اب پوری ہوگی. میں ذرا اجاز جنجوا صاحب سے بات کروں. اجاز جنجوا صاحب, ویسے تو آپ صرف 1000 ایکڑ کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس 12000 ایکڑ میں سے, اور ہاشو گروپ ایک بہت بڑا نام ہے ہاشو گروپ کا, اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ انویسٹمنٹ کی کیا شکل تھی, اور اس میں اب کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ آپ کی 1000 ایکڑ کیا جو اب یہ آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, آپ کے ہاتھ سے وہ زمین نکل گئی ہے, تو یہ آپ کو کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ اچھا سر, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ نے کنرانی صاحب کو دیا نا, مجھے سینئر ہو ماشاءاللہ, آپ مجھے اس کا آدھا دے دیں. چلیں ٹھیک. پہلی بات میرے سوال کا جواب میں اب ضرور دوں گا, آپ کی تشریح بھی دے گی انشاءاللہ. وہاں بھی نہیں رہی تھی, یہاں بھی نہیں رہی. 1000 ایکڑ کے 12 حصہ دینا, میں 12000 کی بات کر رہا ہوں, آپ 1000 کی بات. حضرت اب یہ گج بیسی تو نہ کریں, گج بیسی نہ کریں نا, یہ کوئی عدالت تو نہیں ہے, ہم تو برادرانہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. میں نے اس لیے کہا کہ 12000 آپ 1000 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کنرانی صاحب آپ نے بہت ٹائم لیا, ابھی کیا سن لیں, صبر سے تحمل. حاضر وہ برابری کی بات کر رہے ہیں, اس پر بات کر رہے ہیں. اچھا, عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو انہوں نے فرمایا نا, وہ جو نظر کلمتی ہے یا خداداد خان تھا جو اوریجنل جہاں سے ساری بات انہوں نے سٹارٹ کی, وہ کوئی پنجابی نہیں تھا, وہ بلوچی ہی تھا, بلوچستان کا ہی رہنے والا. وہاں پہ کوئی اور نہ سندھی آیا, نہ سرحد کا آیا, اور نہ ہی پنجاب کا آیا. انہیں کے ہی لوگ ہیں اس وقت بھی. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا عوام کی بات کرو, وہ آپ لوگوں کا ہی بندہ تھا جو اونر تھا. آج بھی میں کہتا ہوں وہ اونر ہے, وہ لیجیٹمیٹ اونر ہے بائی دی گورنمنٹ آف بلوچستان. اوریجنلی کیا ہوا جی, 72 اور 74 کے درمیان گورنمنٹ آف بلوچستان نے سیٹلمنٹ کی لینڈ کی,
उस सेटलमेंट के जरिए उसका क्लेम माना गया, ये कहते हुए कि वो दादा परदादा से वहां उस लैंड के ऊपर काबिज है। ऑन दैट रीजन उसके नाम के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नाम के ऊपर वो चढ़ी थी 12,000 एकड़ असल में ओरिजिनली। ठीक हो गया। उसके बाद बीच में आके इंटरफेयर किया। वो सेटलमेंट का रिकॉर्ड है, वो सेटलमेंट का रिकॉर्ड लगा हुआ, फाइल पे लगा हुआ। ठीक है, उसको छोड़ दें आप, फिलहाल उसको छोड़ दें, हम शॉर्टकट में आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में आती ना हो। जो बार बार कहा जाता है कि जी अवाम की जमीन अवाम को वापस कर दी, वो भाई पहले दिन से वो अवाम की थी और आज भी वो अवाम की है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसी अवाम के एक नुमाइंदे ने आगे वो सेल आउट की। जिस केस की ये बात कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, ऑल्दो मैं उस केस के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी याद दहानी करा दूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में स्टिल पेंडिंग है और उसका रिव्यू 17 जजेस ने उसमें नोटिस किए में। The matter is still sub judice before the Honorable Supreme Court of Pakistan. ये तो कह रहे हैं वो विड्रॉ कर लीजिए। बाबा कहते रहे ना, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? और लीव ग्रांटिंग ऑर्डर थी और रिकॉर्ड No, not at all, not at all. वो पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। मतलब उस ऑर्डर को जो है वो जो डिसमिस्ड एज विड्रॉन, उसको रिव्यू में आपने चैलेंज किया। नो, जो जिस सरदार रजा खान साहब के ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट रिव्यू हुआ और रिव्यू स्टिल पेंडिंग है। तो कब से पेंडिंग है? कब से पेंडिंग है? कितने साल हो गए? 3 दफा लगा नोटिस। 2000 कब से आप बात करें? 2009 उसके बाद से पेंडिंग है। निकालो यार, 2005-6 से पेंडिंग है। अच्छा नाउ आगे आइए। आप 17 साल से रिव्यू पेंडिंग है। इलवानी साहब आप मानते हैं? ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या ना माने ना, अच्छा ठीक, मानना या ना मानने से कुछ नहीं होगा। चलें आगे चलते हैं। स्टे तो नहीं है ना, स्टे तो नहीं है। नाउ 2 चीजें हैं प्रदीप भाई, गौर से सुनिएगा। जब आप अवाम की बात करते हो ना, तो आप गौर से सुनो कि हुआ क्या वहां, और वहां के अवाम के साथ वहीं के लोगों ने कुछ किया है। इल्जाम आता है कि बाहर वाले आए, बाहर वाले कोई नहीं आए। अब क्या किया इन्होंने, वो जो नजर कलमती की ओरिजिनल जमीन थी जो उसके दादा परदादा से आई हुई थी, जो इन्होंने सो कॉल्ड तरीके से कैंसिल कराई, बाद में इन्होंने उससे ऑफ द रिकॉर्ड सेटलमेंट की देन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। कौन से साल में एग्जैक्ट मुझे ईयर इस वक्त याद नहीं, अगर आप कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। ठीक हो गया। नाउ उसी नजर कलमती के जो अवार्डदार थे जिनके नाम पे वो जमीन थी, वो जमीन उन्होंने पैचेस में मुख्तलिफ लोगों को बेची। लेकिन उसका सबूत क्या है? कोई कागज है? हर चीज है। मैं कह रहा हूँ सेटलमेंट के जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो ऑलरेडी उसके नाम पे चढ़ी हुई है। तो फिर अदालत आगे आइए, आगे चलिए ना, आगे चलते हैं। नाउ पहला उसका केस आया काजी कोर्ट गवादर। काजी कोर्ट गवादर कोई पंजाब से नहीं उठ के गया था, लगा हुआ था, वो वहीं का था। उसने कहा कि जो इसकी जमीन है इसके ऊपर इलीगल कब्जा कर रहे हैं ये महकमा जंगलात वाले भी, और साथ में ये जो पोर्ट वाले हैं इनका कब्जा इलीगल है, वापस। उस फैसले के अगेंस्ट ये अपील में गए। मजलिस शूरा के वहां जो जज थे उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अपहोल्ड किया उन्होंने उस जज के फैसले को, काजी कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया। नाउ हियर इज द टर्न। 4 साल के बाद उन दोनों फैसलों के 4 साल के बाद रिवीजन फाइल की गई। कौन सा साल बनता है? 2004 या 5। मुझे बोल लेने दीजिए, ऐसे ना कीजिए। ठीक है। नाउ 4 साल की टाइम बाद रिवीजन पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया विदाउट हियरिंग ऑफ द अदर साइड। किसने एक्सेप्ट किया? उस वक्त तो जो जज थे वहां पे। ये डीसी होता है, किसको कहते हैं? नहीं, वो हाई कोर्ट के जज थे, ऑनरेबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे। क्या नाम था उनका? नाम को छोड़ें जी, आप वो पर्सनल हो जाएगा मसला। मैंने कहा नादर दुरानी। हाँ, फिर वो मेरे हो जाएंगे, उन्होंने कहना मेरा नाम क्यों लिया। अच्छा, ये भी नहीं होगी तो बाबा अब नहीं है, लेकिन बाकी तो बैठे हैं ना। अच्छा, अब आगे आए ना। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बात नहीं सुनी, ये बात इनकी दुरुस्त है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की तो डिसमिसल ऑर्डर में बाद में उसको रिवाइव करवाया गया और सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने रिव्यू के ऊपर नोटिस इशू किए। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कहा कि आए और आके बताएं ये किस तरीके से एप्रीहेंशंस हुए, और ओरिजिनली हमें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया। वो रिव्यू स्टिल पेंडिंग है। नाउ इन बिटवीन जो जमीन काजी कोर्ट ग्वादर के हुक्म से और मजलिस शूरा के हुक्म से वो मीर खदादाद के नाम पे चढ़ी ना, उसके ऊपर बकायदा लिखा हुआ है इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट पास्ड बाय द काजी कोर्ट ग्वादर एंड मजलिस शूरा, हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये था वो इंप्लीमेंटेशन का तरीका। वेदर इट वाज रॉन्ग और राइट मैं उसके ऊपर नहीं जाता। ठीक हो गया। नाउ उसी हिस्से में से बहुत सारे हिस्से मुख्तलिफ लोगों को बेचे गए। वो मुख्तलिफ लोग में हाशवानी ग्रुप भी था। किसने बेचे? उसी मीर नजर कलमती लोगों ने, बीबी ज़ारा के लोगों ने ही बेचे, जो कि ओरिजिनल ओनर इन पोजेशन थे। ठीक हो गया।
ना जब ये जजमेंट आ गई कि जी मीर नजर का ये जितना भी आंकड़ा है जो इसके नाम पे चढ़ाया गया है रिविजनल जुरिस्डिक्शन ये हशवानी ग्रुप ने कब खरीदा? हशवानी ग्रुप ने खरीदा 2002 और 2001 के दरमियान की ये ट्रांजैक्शन है। अच्छा। जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, उसमें सिर्फ हशवानी नहीं, मतलब ये बलोचिस्तान हाई कोर्ट में आने से पहले। अच्छा। बेशुमार और लोग भी थे, बेशुमार और लोग। नाउ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के सिंगल जज की जजमेंट आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं रिवर्स करें भाई आप, ये इसकी जमीन है नहीं। जब वो रिवर्स हुई तो उस वक्त ग्वादर को उठाने के लिए बहुत रौले रपे हो रहे थे कि ग्वादर किसी तरीके से चले। अब जो इन्वेस्टर वहां आया हुआ था जिसने वहां लाखों करोड़ों रुपए लगाए, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, उन्होंने कहा कि यार हम किधर जाएं? कोई दुबई से आया, कोई पंजाब से गया, कोई केपीके से गया, कोई कहां से गया, और उन्होंने जाके वहां बिलियंस ऑफ बिलियन रुपीस लगाए। लिहाजा एक गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने, द देन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उस कमेटी में ये जो बार बार कहते हैं ना नैब क्यों आया, नैब आया नहीं था, नैब लाया गया था द देन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ओनली बिकॉज ऑफ द पर्पस कि यार ये क्लेमेंट है, इन्वेस्टर हैं, इनकी स्क्रूटनी करके बताओ उसमें से कोई जाली तो नहीं है। नैब का सिर्फ ये काम था, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। रिकमेंडेशन द देन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की थी कि अनरेस्ट क्रिएट हो गया है, ग्वादर का जो बूम था वो नीचे गिर गया है, लिहाजा इन इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के बात की जाए और इनको कोई इंसेंटिव दिया जाए ताकि ग्वादर को दोबारा उठाया जा सके। ऑन दैट रीजन उस कमेटी में तमाम इन्वेस्टर लोग बैठे, नैब स्क्रूटनी की हद तक बैठा, गवर्नर बीच में बैठा हुआ था, चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा बैठा हुआ था, और वहां पे सारों ने यूनानिमसली ये फैसला किया कि हम कहते हैं 1 एकड़ 1,20,000 रुपए में पर एकड़ ये जमीन हम आपको देने को तैयार हैं। इन लोगों ने ये कहा कि भाई बात ये है, हम पहले प्राइवेट आदमी को करोड़ों रुपए दे चुके हैं, उस प्राइवेट आदमी से आपने जमीन वापस ले ली, तो हमें दो तरफ से आप घेर रहे हैं। नहीं सर रुकिए मदीला रुको मेरे अजीज दोस्त, जिस वक्त की ये बात मैं कर रहा हूँ, ईमान से मैं आपको सच कह रहा हूँ, 2,000 रुपए एकड़ लेने को कोई तैयार नहीं था। और आप क्या कीमत इस वक्त जो भी कीमत है जो ये क्लेम करें, लेकिन आज की कीमत आप उससे मुआवजा तो जरा करो ना कि 2001 में या 99 में या 2000 में जहां 2,000 रुपए कोई देने को तैयार नहीं था, इन लोगों से प्राइवेट लोगों ने भी पैसे लिए और फिर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ने कहा 1,20,000 हमें भी दें। नाउ जब ये बात तय हुई कि तमाम इन्वेस्टर को कहा गया कि हम आपको 1,20,000 में देने को तैयार हैं, आप पैसे जमा करवाएं, तो तमाम इन्वेस्टर्स का ये कहना था कि हमें श्योरिटी दें कि आज आपने ये कहा है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगा, तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है जमा करा, अप्रोक्सीमेटली यही बनता है। नाउ क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये अश्योरिटी दी कि हम आपको एज ए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के अलॉटी के तौर पर दे रहे हैं ये जमीन, आप किसी प्राइवेट ओनर से नहीं ले रहे, लिहाजा हमारी श्योरिटी है। वो श्योरिटी लिख के थी, एग्जैक्टली लिखा, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो जो अप्रूव हुए ना, कॉन्ट्रैक्ट नो सर, जो जिस वक्त काबीना के पास गया, काबीना की पूरी समरी मूव की गई, समरी के ऊपर सारों के दस्तखत हैं और ये कहा गया कि आप यहाँ आके इन्वेस्ट करें, इसको बूम में वापस लेके आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो चुकी है, बलूचिस्तान में इन्वेस्टर है ही कोई नहीं, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन अ शेप ऑफ गुडविल कि आप वापस आए और ये दोबारा काम शुरू करें। ऑन दैट रीजन we all of us originally allotee of the then government of Balochistan, हमारे पास ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है, इन सारे लोगों से मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ रुपीस लिए दी देन गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान में। अब वहां पे हाउसिंग स्कीम्स बनी, स्कूल्स बने, हमारे अपने वहां पानी का प्लांट लगा हुआ है जहां से नेवी वाले भी पानी लेते हैं और ये तमाम लोग वहां से ग्वादर को हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। हाशू ग्रुप का प्लांट लगा हुआ और वो प्लांट उन्होंने जाती पैसों से लगाया। हॉस्पिटल वहां चल रहा है जहां पे लोगों को वहां दवाइयां सप्लाई की जाती हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां जब डेवलप कर चुके, डेवलप करने के बाद एक सिर्फ इशू बीच में रह गया कि 667 एकड़ दे दिया गया हाशू ग्रुप को। टोटल जो लैंड अलॉट की गई थी उसको वो 1000 एकड़ थी। हाशू ग्रुप ने कहा कि भाई आपने 667 मुझे दे दिया, मैं वो डेवलप कर चुका हूं, बाकी मुझे जो रिमेनिंग 333 एकड़ बचती हैं वो मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि जी आप टाइम लैप्स हो चुका है, आप ऐसा करें कि आप चले जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, बिकॉज ये इख्तियार उसके पास है। फॉर दैट रीजन हाशू ग्रुप 333 एकड़ वापस लेने के लिए उसी के कनेक्शन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास गया।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसले में लिखा कि ओरिजिनली ये गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की जिम्मेदारी है कि चूंकि इनको 1000 एकड़ अलॉट किया गया है, जिसमें से 667 दे चुके हैं, जिसका पोजेशन भी हो चुका है और ये डेवलप भी कर चुके हैं, बाकी इनको 333 वापस करें। ठीक हो गया। 333 के अगेंस्ट फ्रॉम नोवेयर एक अपील फाइल होती है बिफोर दी 3 मेंबर बेंच एपलेट फोरम के ऊपर। वो एपलेट फोरम के ऊपर 3 बेंच में जब वो केस गया तो वो 3 जजेस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सिंगल बेंच का फैसला रिवर्स कर दिया और कहा कि ये 333 हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही उसी फैसले में लिखा कि जो ओरिजिनल अलॉटमेंट हुई है वो लैंड लीज पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये लिखा, ये वर्ड ऑब्जर्वेशन दे दी। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने इमीडिएटली जो अगला फोरम था वो लंडन बेंच ऑफ द बलोचिस्तान हाई कोर्ट था, तो हमने 333 एकड़ के अगेंस्ट फैसला जो है उसको चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द बलोचिस्तान। वो रिट एडमिट हुई। इन द मीनवाइल किसी को बताए बगैर डिप्टी कमिश्नर गवादर के हुक्म के ऊपर इंटायर लैंड जितनी 1000 एकड़ थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी। उसी फैसले की को सामने रखते हुए ना सिर्फ ये कि वो 333 एकड़ को कैंसिल कर दिया गया, 1000 एकड़ को कैंसिल कर दिया गया, बल्कि हजारों लोग जो ऑलरेडी वहां इन्वेस्ट कर चुके थे, जो कि ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के अलॉटेड थे, उनकी भी जमीनें कैंसिल कर। चलिए आप उनके बारे में थोड़ा बताएं ना, ये कौन लोग थे और कितनी? उसमें बेशुमार लोग हैं अजीज दोस्त, मुझे 1 बाय 1 नाम नहीं आता, लेकिन वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं जिन्होंने वहां बिलियंस ऑफ रुपीस लगाए। अब वो कहते हैं कि यार 333 एकड़ लेने गया था हाशू ग्रुप, ये तो इन्होंने सारी की सारी लैंड ही कैंसिल कर दी। वो सारे के सारे लोग कंडेम्ड अनहर्ड होते हुए बिफोर द बलोचिस्तान हाई कोर्ट गए। नाउ बलोचिस्तान हाई कोर्ट के पास सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन था, वेदर लीज लैंड पॉलिसी 2002 जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं, जो कनरानी साहब का फरमाना है, क्या एप्लीकेबल है जो ओरिजिनल अलॉटी हो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान। तो हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट में ये बात ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा नहीं, यू आर द ओरिजिनल अलॉटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, आपका राइट है, आपका ऑर्डर। अब देखे ना, ऑर्डर के ऊपर मैं इसलिए नहीं बात कर सकता, ऑर्डर मेरे सामने नहीं, ऑर्डर मेरे सामने आया, डिसमिस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। जब तक ऑर्डर मेरे सामने नहीं आता, ऑन व्हाट ग्राउंड उन्होंने ये डिसमिस की। मेरी सिर्फ एक आपसे गुजारिश है, ये जो बार बार ये सेक्टेरियज्म की तरफ लेके जाते हैं ना कि जी बलोचिस्तान 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 के अवाम, बलोचिस्तान के अवाम का है वो जगह, बलोचिस्तान के अवाम के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। अब वहां ये जितने लोग इन्वेस्टर आए, क्या वो जमीनें उठा के घर लेके आ रहे थे? अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन तमाम इन्वेस्टर्स ने, मैं आपको बताऊं, लोग कसम से रो रहे हैं। लेकिन बलोचिस्तान के अवाम जो मालिक थे जमीन के, जैसे कलमती है, उनसे तो आप लोगों ने बड़ी सस्ती बाबा कलमती से नहीं ली ना, कलमती को भी पैसे दिए, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को भी दिए, हमें तो दोनों तरफ से लूटा इन्होंने। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत कम पैसों में आपने बलोचिस्तान के अवाम की अगर आप मुझे ये बताइए, आपने इन रिटर्न उनको क्या देने का? एक बात मुझे इन रिटर्न बलोचिस्तान के अवाम को क्या मिलना? इन रिटर्न बलोचिस्तान की अवाम को बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने देना था ना। बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने जो हमसे पैसे दिए वो उनको क्यों नहीं देती? क्या कोई बाहर से आके मतीउल्लाह जान, वो जो हाशू ग्रुप ने 1.5 अरब रुपया दिया बलोचिस्तान की हुकूमत को, तो आपके ख्याल में वो 1.5 अरब रुपया बलोचिस्तान में नहीं लगा? ये तो उनसे पूछे ना, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान से पूछे उन्होंने क्यों नहीं लगाया। अगर इन्होंने लगाया होता जैसा ये क्लेम करते हैं, तो क्या हाशू ग्रुप वहां हॉस्पिटल चला रहा होता? अब और दूसरी बात, ये पानी तो देने के इनके पास है कोई नहीं, वो तो हाशू ग्रुप के जो पानी का वहां स्टॉल लगा वहां से लेते हैं। अच्छा, स्टॉल लगा है, ये बेच नहीं रहा वो, ठीक है, मुफ्त दे रहा सारों को, मुफ्त दे रहे हैं। मुझे ये बताया ना कि अब ये जगह तो चले हुकूमत बलोचिस्तान ने ले ली, नो अवाम के नाम पे ले ली, ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है आपका। वो डे फर्स्ट से बलोचिस्तान गवर्नमेंट के पास थी, बलोचिस्तान गवर्नमेंट को वापस कोई नहीं की गई। ये सारे एकड़ भी आपके पास नहीं थी? हमारे पास थी या नहीं? ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान ही उस जमीन को ओन करती थी, कब्जे में थी, हमारे कब्जे में है, अब भी हमारे कब्जे में। अब मुझे ये बताएं कि अब अगर ये हुकूमत ले लेती है जगह, तो आपके ख्याल में इस जगह के पीछे असल में कौन लोग हैं और हुकूमत के क्या अज़ाइम हैं, वो क्या करना चाहती है? क्योंकि एक गवादर कोर्ट के बहुत करीब है, बड़ी हसास जगह है, यहाँ पे अगर कोर्ट बनना है तो फिर ये जगह तो बहुत कीमती है। देखिए मैं मैं वहां कई दफा गया हूँ, मैंने जगह बहुत अच्छी तरह से देखी हुई है, मुझे उनकी लोकेलिटी का भी पता है, मुझे ये भी पता है गवादर कोर्ट किस जगह बन रहा है और कितना बन चुका है। ठीक हो गया। नाउ पहली पर्पस क्या होती है किसी भी जगह पे जाने के लिए कि इन्वेस्टर को प्रोवोक ना किया जाए, उसको लाया जाए, उसको कहा जाए यहाँ पैसे लगा। अदर देन दैट और कोई बंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है।
अब वहाँ हाशवानी ग्रुप ने सबसे पहले इनको ये अश्योरिटी दी गई कि आप यहाँ आएं, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें। लिहाजा हाशवानी ग्रुप वहां गया, उसने पल कॉन्टिनेंटल होटल वहां बना दिया। मुझे ये बताइए, जब वहां आप लोग जाते हो तो आपके पास रहने की कोई जगह है वहां बलोचिस्तान में? सारी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान उसी पल कॉन्टिनेंटल होटल में जाके रहती है ना। तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं की? वहां जितने गार्ड्स हैं सारे बलोचिस्तान के रहने वाले हैं, वहां जितने काम कर रहे हैं लोग सारे बलोचिस्तान के रहने वाले। जो 1000 एकड़ जगह आपने ली थी, तो इसमें आपका क्या प्रोजेक्ट था? उस प्रोजेक्ट में हमने आगे बेशुमार लोगों को वो जमीन डेवलप करके दे दी, जिन्होंने वहां हाउसिंग में घर बनाने हैं, रोड्स बना के दे दिए। जमीन आपने आगे थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है और वहां हजारों लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मसलन कौन कौन कोई इंपॉर्टेंट? देखिए अब इंडिविजुअल्स की तरफ तो नहीं ना मैं जा सकता, मैं तो सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि जिन जिन लोगों ने वहां जो इन्वेस्टमेंट की वो वहां के लोगों के भी काम आई। कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी? अप्रोक्सीमेटली ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रही है जो हो चुकी है। जी जो हो चुकी है। इस फैसले से क्या फर्क पड़ा? इस फैसले से ये फर्क पड़ा कि पूरे, इवन मैं कहता हूं पूरी नेशन की तरफ सारे लोग उठ के देख रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमने ग्वादर को उठाना है, और जब ग्वादर को उठा दिया जाता है तो फिर इस किस्म की हरकतें करके उनको रिवर्स कर दिया जाता है। ये किसी सूरत में आपके फायदे में नहीं है कि आप लोगों को लाते हैं, पहले उनको उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके बाद में उनको जलील करते हैं। ये किया जा रहा है वहां। अब या तो ये हो कि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के पास अपने सोर्स हो। मैंने जिस समरी का आपको जिक्र किया उस समरी में इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के पास इतने सोर्स नहीं है अदर देन दैट के प्राइवेट इन्वेस्टर आए, वो यहाँ पैसे लगाए और यहाँ के लोगों को एजुकेट करे। अच्छा, हमारे पास ये नहीं है। अब वो जमीन जो है कैसे इस्तेमाल होगी आपके ख्याल में? ये क्यों? देखिए ये तो डिपेंड कर रहा है। पहली तो बात ये है कि ये फाइनल डिसीजन नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल फैसला बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट का ही काम है कि ये देखे कि ऑलरेडी एक रिव्यू पेंडिंग है, तो इसके बावजूद ये सारी हरकत क्यों हुई। चले, अच्छा, ये मैं जजमेंट के ऊपर कोई इस पे मैं बात नहीं कर सकता, ये वो मैटर है। एडवोकेट इजाज जंजुआ साहब, इससे पहले भी बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए उसमें बलूचिस्तान के सरकारी एहलकारों की और हुकाम की मिली भगत साबित भी हुई। रिकॉर्डिंग जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है और दूसरे प्रोजेक्ट हैं, मगर आज तक किसी ऐसे हुकाम के खिलाफ या एहलकार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ठोस अंदाज में नहीं हो सकी। तो इस तमाम मामले में भी आपको बाकायदा सरकार की तरफ से जमीन लीज पे दी गई। लीज पे नहीं थी, ओनरशिप पे थी। अच्छा, ये देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन लीज एंड ओनरशिप। अच्छा, फिर ओनरशिप का ये भी एक इशू था कि वो पॉलिसी लीज की थी और फिर आपने ओनरशिप। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। लैंड लीज पॉलिसी हमारे पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हम अलॉटी हैं, अलॉटी ऑफ द गवर्नमेंट है, और हमसे सारे पैसे इन्होंने लिए। चले, ये भी हो गया। तो अब मामला ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मगर जो गवादर पोर्ट जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है और बहुत कुदरती तौर पे डीप सी पोर्ट है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि माशी तौर पे गोल्ड माइन है, मगर वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे जो सरमायाकारी हुई है, इससे पहले रिकॉर्डिंग जैसे मंसूबे पर भी हमारी अदालतों ने जो फैसले दिए वो भी आज तक हम भुगत रहे हैं। $6 अरब का जिसको कहते हैं जुर्माना अभी तक एक तलवार की मानद हम पे लटक रहा है, और अब एक बार फिर हमारी अदालतें अपने ही हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों की नाअहली और गफलत और मुजरमाना गफलत की वजह से जो फैसले हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अब जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जो सरमायाकारी वहाँ पे हुई है, उसके हवाले से जो फैसला है वो यकीनी तौर पे ये एक मुस्बत फैसला नहीं होगा। मगर फिर जब हम बात बलूचिस्तान के अवाम की करते हैं तो बलूचिस्तान के अवाम को इस सारे कानूनी जंग में क्या मिलेगा? गवादर पोर्ट जो डेवलप हो रहा है वो बलूचिस्तान के अवाम की ज़मीन पे यकीनी तौर पे हो रहा है। उनकी ज़मीनें उनकी आज तक कागजी तौर पे और रिकॉर्ड के तौर पे शायद दूसरा मिल्कियत नहीं, जैसा कि हुकूमत अब या हुकूमती वकील हमने सुना वो दावे कर रहे हैं कि होनी चाहिए थी, जैसे पंजाब या लाहौर में मिल्कियती रिकॉर्ड होता है, उस तरह कभी नहीं रही। और वो जब अदालतों में आते हैं तो फिर अदालतें उनसे सबूत मांगती हैं, और फिर जब ये फैसले अब आ रहे हैं तो फिर एक किस्म की मायूसी पैदा होगी, गैर यकीनी किसी सूरत हाल पैदा होगी, जो किसी तौर पर बलूचिस्तान में जारी एक जो माशी अमल है, जो इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी का अमल है, उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। आप देखते हैं कि हमारी अब सुप्रीम कोर्ट बलूचिस्तान के हवाले से एक और ऐसा कैसा फैसला करती है कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों के एतमाद को बहाल रखे और उनको उसको नुकसान ना पहुंचाए। मतीउल्लाह जान, MJtv से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।